नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जीके एग्ज़ाम पर। जैसा कि संविधान की पूरी तैयारी करवा रहे हैं हम, संविधान के नोट्स आपको डे बाय डे बाय वीडियो और बाय पीडीएफ दोनों के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एग्ज़ाम की, किसी वनडे एग्ज़ाम की, किसी पर्टिकुलर किसी स्टेट के पीएससी लेवल की एग्ज़ाम की, या किसी स्टेट के किसी पद के एग्ज़ाम की, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उसका भाग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधेयक। लोकसभा, राज्यसभा पे हमने पहले ही बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया है। एम लक्ष्मीकांत के नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूँ, और प्लस जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी। तो आइए हम लोग आज विधेयक के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या क्या समितियाँ बनती है, कितनी स्थायी होती है, कितनी तदर्थ समितियाँ बनती हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली जो अपना हमारा फोकस रहेगा विधेयक पे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या एक क्वेश्चन है जो छूट गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो मेनली जो विधेयक है वो कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का विधेयक होता है। एक होता है धन विधेयक, फिर एक होता है स्पेशल बिल जिसको हम लोग विशेष विधेयक कहते हैं, फिर होता है वित्तीय विधेयक, और फिर साधारण विधेयक। धन विधेयक जो होता है वो आपके अनुच्छेद 110 के तहत होता है, ठीक है। अब विशेष विधेयक जिसमें हम लोग संविधान संशोधन विधेयक होता है, जैसे उसको स्पेशली इसलिए किया जाता है ताकि किसी अनुच्छेद में, किसी विधेयक में हमको चेंज करना है तो ये विधेयक लाया जाता है। ये इसलिए इसको स्पेशल बिल बोला जाता है। ये कभी भी किसी भी समय ये लाया जा सकता है। इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक 2 प्रकार से होते हैं, एक संघीय होता है और एक गैर संघीय होता है। तो संघीय, जैसे आपको पता ही है कि संघीय यदि संघ है तो फिर उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। नॉर्मली गैर संघीय अभी तक विधेयक इतना पर्टिकुलर कोई इतना फेमस कोई बिल नहीं है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें या जिसमें प्रश्न आते हैं, परंतु संघीय विधेयकों में बहुत ऐसे हमारे पास आ चुके हैं और बन भी चुका है। जैसे अभी लेटेस्ट हम लोगों ने किसान वाला विधेयक जो देखा था, किसान भाइयों के लिए जो बना था मोदी गवर्नमेंट में, तो ये स्पेशल बिल के तहत ही बना था। अब वित्तीय विधेयक, वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय विधेयक 1 और एक वित्तीय विधेयक 2। तो वित्त विधेयक जो 1 है वो अनुच्छेद 117 सब क्लॉज 1 में है, और वित्त विधेयक जो 2 है वो अनुच्छेद 117 सब क्लॉज 3 में है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 110 में है आर्टिकल, ये आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3, और ये आर्टिकल 117 सब क्लॉज 1, ओके। अब और फिर उसके बाद होता है साधारण विधेयक। तो इस प्रकार से इतने विधेयक होते हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको आज पर्टिकुलर जो ये विधेयक है उससे जुड़े हुए कुछ समितियां हैं वो बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी साधारण विधेयक कब जाके एक कानूनी अधिनियम का रूप ले लेता है, कब वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो जो रहेगा उस पर हम लोग ये डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। जैसा आपको पता है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि वो विघटित नहीं होती एक बार में, ठीक है। वो हर 2 वर्ष बाद 1/3 लोग उसके रिटायर होते हैं। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में मैक्सिमम कितना होगा, 1 वर्ष होगा। तो ये आपातकाल के समय ही होगा, ठीक है ना, इसके अलावा नहीं। मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट होता है, और कैबिनेट में मैक्सिमम हम लोगों ने देखा था कि कितने वो हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट में मैक्सिमम जो 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। मतलब ये कि टोटल लोकसभा की जितनी सीटें होंगी उसमें जो मंत्री परिषद में होंगे वो 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देख चुके थे। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, और यदि वो अनुपस्थित है तो वो पीठासीन जो होगा, जो वो उसके द्वारा जो बनाया गया व्यक्ति है, या उसके बाद जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के बाद कौन आता है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन होता है, जो विपक्ष में चुना गया नेता हो, या विपक्ष जो है उसके द्वारा बनाया गया जो उपाध्यक्ष होगा वो होगा, ठीक है ना। इसके ये किसके तहत होता है, अनुच्छेद 118 सब क्लॉज 4 के तहत। दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में जो भी पीठासीन होगा
में मोस्टली वो लोग उपाध्यक्ष ही होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष। कोई धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, परंतु फिर भी एक रिवीजन कर लीजिए। प्रथम लोकसभा जो बनी थी, ये प्रश्न हमने नहीं बताया था। तो प्रथम लोकसभा जो है वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही है। 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक रहा। लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसी समय राज्यसभा की भी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। और पहली बार जो राज्यसभा का गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को। तो आप ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखिए कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा बैठी थी। और कब तक? 4 अप्रैल 1957 को। और अप्रैल के बाद आता है क्या? मई। तो 13 मई 1952 को दोनों का जो प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक दोनों का हुआ था। कब? लोकसभा और राज्यसभा का। तो ये डेट आप एकदम याद रखिएगा, 13 मई 1952। अब संसद में समितियों के कितने प्रकार होते हैं? तो एक होती है स्थायी समितियां, एक होती है तदर्थ समितियां, मतलब जो अस्थायी हो। ठीक है, अब स्थायी समितियों में इनकी प्रकृति स्थायी होती है। गठन क्या होता है? प्रत्येक वर्ष पे होता है। और कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष होता है। ये स्थायी समितियां होती। अस्थायी तदर्थ मतलब अस्थायी प्रकृति, अस्थायी गठन जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई विधेयक लाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो इस पर स्पेशल आप उन समितियों का गठन कर सकते हैं। और जब उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब तक उनका कार्यकाल चलेगा, उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्थायी समितियां जो रहती हैं उसके कितने प्रकार हैं। स्थायी समितियों के प्रकार, तो स्थायी समितियां जो होती हैं वो मेनली जो वित्तीय समितियां होती हैं वो स्थायी समितियां होती है। विभागीय स्थायी समितियां, यदि किसी पर्टिकुलर कोई विभाग का काम करना है उसके लिए जो समिति बनाएगी वो विभागीय समिति बनेगी। फिर उसके बाद जांच समितियां, फिर परीक्षण व नियंत्रण के लिए गठित समितियां जो कैग के द्वारा बनवाई जाती हैं। सदन समिति व सेवा समिति, सदन में दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। अब सदन को कार्यवाही करनी है तो उसके लिए भी तो कोई समिति चाहिए ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो समिति बनाई जाती है ये सब स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, अब संसद की जो वित्तीय समितियां होती हैं जो हम लोगों ने यहाँ देखा है, अब वो आप देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप देखते हैं क्योंकि इनमें ये संख्या आती है कहाँ से कितने लोग चुने गए हैं। तो संसद की वित्तीय समितियों में एक होता है एकल समिति और संयुक्त समिति। इससे पहले इसका उद्देश्य देख ली कि क्या उद्देश्य है। वित्त नाम से ही पता चल रहा है कि खर्चे के बारे में होगा। तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यय पर संसद का कितना नियंत्रण है, कि किस प्रकार से सरकार किस किस मदों से और किस किस पर्टिकुलर मंत्रालय में पैसा विभाजित कर रही है, तो वो ये सब ये देखती है। एक होता है एकल समिति, एक होती है संयुक्त समिति। एकल समिति जो है मेनली वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वो एकल समिति है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 30 होती है और ये सिर्फ लोकसभा में ही होती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति किस में होती है? लोकसभा में। और सदस्य संख्या कितनी है? 30। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30। संयुक्त समिति में एक होता है लोक लेखा समिति और एक होता है सरकारी उपक्रम समिति। तो लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। इस 22 में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसी प्रकार से सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि प्राक्कलन समिति जो एकल समिति है उसमें 30 संख्या होती है, ये सिर्फ लोकसभा में होती है। और संयुक्त समिति नाम से ही संयुक्त है, मतलब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे। इन दोनों में 22 लोग होंगे, उसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है, अब जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो कब बुलाई जाती है, किस अनुच्छेद के माध्यम से बुलाई जाती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि आप किसी जरूरी कंडीशन पे दोनों सदनों को, दोनों सभाओं को एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो आहूत जो करता है वो राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति ही बुला सकता है। हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर चैनल के माध्यम पे प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और पॉलिटी की पूरी तैयारी यदि आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। राष्ट्रपति वाला भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? तो 3 बार अभी तक, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है और प्रेजेंट टाइम तक 3 बार संसद की संयुक्त बैठक हुई है। वर्ष 1961 में, ये डेट आप याद रखिए, वर्ष याद रखिए, स्टेटमेंट में आते हैं क्वेश्चन और ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए 3 बार बुलाई गई है। वर्ष 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में जब पहली बार बैंकों का मर्जन हो रहा था, बैंक सेवा निरसन विधेयक पर 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। फिर वर्ष 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम मतलब पोटा पर। ठीक है, जब ये मुंबई में बम ब्लास्ट हुए थे तो आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा पर। ठीक है, अब संयुक्त समिति की बैठक जो होती है वो संबंधित विधेयक किससे है? एक साधारण विधेयक और वित्त विधेयक से। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक से जो संबंधित विधेयक है उस पर मैक्सिमम ये दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो किस किस पे बुलाया गया है
ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो संयुक्त बैठक है ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं धम्म विधेयक के, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने संसद के सत्र और संसदीय प्रक्रिया मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत के नोट्स और प्लस ये भी छोटा सा है मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो धन विधेयक होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धन विधेयक कौन डिसाइड करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें राज्यसभा का कोई इंटरफेयर नहीं है धन विधेयक में, ठीक है। परंतु जब वित्त विधेयक की बात होगी तो हम लोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संयुक्त समिति के माध्यम से हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको देखा है। यहाँ पे संयुक्त समिति क्या क्या होती है, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम, जबकि एकल समिति में प्राक्कलन समिति है, ठीक है। तो धन विधेयक का पूरा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। अब अनुच्छेद 109 और मोस्टली 110 में इसका पूरा संबंधित प्रावधान है। मोस्टली यदि डायरेक्ट आता है तो 110 ही आता है। 109 में कुछ 1-2 ही सब क्लोज हैं, परंतु 110 है वो इसी के लिए है, धन विधेयक के लिए। जो पूरा स्थापित है ये पूरा का पूरा किस में होता है, लोकसभा में। हम राज्यसभा में भेजते हैं परंतु 14 दिन के लिए। धन विधेयक जो है इसका निर्धारण कौन करता है, कौन निर्धारित करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब इसको राज्यसभा रोक सकती है अधिकतम 14 दिन तक। 14 दिन तक उनके ऊपर वो विचार करने का है आदेश, उसके ज़्यादा वो 14 दिन से ज़्यादा वो रोक नहीं सकती। उनको किसी भी हाल में वापस लोकसभा के पास भेजना ही पड़ेगा पुनर्विचार करने के लिए या पास करने के लिए। तो 14 दिन तक राज्यसभा उसको रोक सकती है, ठीक है। तो धन विधेयक का पूरा आपने देख लिया। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो भी आपने देखा। सामान्यतः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा से जो विपक्ष के किसी सदस्य को, या जो विपक्ष के जो नेता रहते हैं वो चुन लेते रहते हैं, या वो जिसको नामित करते हैं उनको यहाँ पे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। तो आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास कितना पावर है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 1980 में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेट में। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 1980 में, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं कितने व्यक्ति, 12 व्यक्ति। जब हम लोगों ने राज्यसभा और लोकसभा के वीडियो देखे हैं तो इसमें दिखाया भी है कि 12 जो व्यक्ति होंगे किस किस वर्ग से होंगे, कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको चैनल के माध्यम से देख लीजिए। प्रथम अभिनेत्री, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा है एकदम। आप ये मेरे ख्याल से रेलवे में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा था कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई है वो कौन सी थी, तो नरगिस दत्त। राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर, और चुने कब जाते हैं, ये कल के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। चुने कब जाते हैं, तो तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में, जैसे ही वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो वैसे ही वो चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और विधेयक के बारे में पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वो लोग भी इसकी तैयारी करें और इसका फ़ायदा लें। और पीडीएफ के लिए, जी हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो पीडीएफ प्राप्त करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।